नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम रीति काव्य की प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हम रीति काव्य का नामकरण, रीति काव्य का काल निर्धारण, रीति काल की परिस्थितियाँ और रीति काल की काव्य धाराओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संपूर्ण रीति काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी उसके बारे में जानेंगे। रीति काव्य की प्रवृत्तियों में सबसे पहला जो बिंदु है वो है राज आश्रय की प्रधानता। रीतिकाल के अधिकांश कवियों को किसी न किसी राजा, नवाब, सेठ, साहूकार और जमींदार का आश्रय प्राप्त रहा। दरबारी जीवन, सामंतीय परिवेश और महलों के अंदर बाहर चलने वाले प्रेम व्यापारों एवं आपसी षड्यंत्रों का चित्रण अत्युक्तिपूर्ण ढंग से रीति कवियों ने रस लेकर किया। अपने आश्रयदाताओं की श्रृंगारिक विलासी भावनाओं को परितृप्त करना और युद्धों में छोटी मोटी सफलता मिल जाने पर राजाओं की यश कीर्ति का बढ़ा चढ़ाकर गुणगान करना राज आश्रित कवियों को प्रिय रहा। केशवदास, ओरछा नरेश, इंद्रजीत सिंह के, भूषण महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के, पद्माकर राजा हिम्मत बहादुर के, देव राजा भाव सिंह और कुशल सिंह के राज आश्रय में रहे। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं का नाम ग्रंथों के आगे जोड़कर और आश्रयदाताओं के चरित्र के आधार पर ग्रंथ लिखे और काव्य रचना की। इस समय राज आश्रय की प्रधानता होने का एक प्रमुख कारण हमें यह नज़र आता है कि इस समय के अधिकांश कवि जो थे जिन्होंने जिस प्रकार का साहित्य रचा वो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी उसके ऊपर निर्भर करता था, क्योंकि दरबारी जीवन से हटकर कवि ना तो मान सम्मान, ना ऐश्वर्य और ना ही प्रसिद्धि और पैसे प्राप्त कर सकता था। तो इसलिए सभी कवियों ने राज आश्रय से जुड़कर राज आश्रय के अंदर रहकर काव्य रचना की। इससे इनको यश और कीर्ति मिली, पैसा मिला, रहन सहन के लिए अच्छे पैसे मिले। इस तरह से इनका एक उस समय जो था वो एक ज़रूरत बन गई थी राज आश्रय के अंदर रहने की। इसीलिए हमें रीति काव्य के अंदर राज आश्रय की प्रधानता देखने को मिलती है। इसका अगला बिंदु है रीति ग्रंथों का निर्माण एवं रीति निरूपण। रीतिकालीन कवि आचार्यों ने संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से काव्यांगों जैसे रस के अवयव, नायक नायिका भेद, काव्य भेद, कवि भेद, काव्य रीति, काव्य वृत्ति, काव्य के गुण, काव्य के दोष, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार इत्यादि के लक्षण ग्रहण किए और स्वरचित उदाहरण देकर एक तरफ कवि कर्म को निभाया तो दूसरी तरफ हिंदी में आचार्यत्व की परंपरा का सूत्रपात किया। यानी इस युग के कवियों ने रीति ग्रंथों का निर्माण किया और उनके अंदर रीति निरूपण की प्रवृत्ति है वो पाई जाती थी। रीति ग्रंथों का निर्माण, रीति ग्रंथ जैसा मैंने आपको पहले बताया है, रीति ग्रंथ क्या थे, लक्षण ग्रंथ क्या थे, जिसके अंदर काव्य के अवयव, काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य के भेद, नायक नायिका भेद, काव्य रीतियाँ, काव्य वृत्तियाँ, काव्य के गुण, काव्य के दोष इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, काव्य के अंग होते हैं। तो इन काव्य अंगों का इन्होंने विस्तृत विवेचन जिस ग्रंथ के अंदर किया वो रीति ग्रंथ कहलाए। तो इन ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया। लक्षण इन्होंने इन सब के कहाँ से ग्रहण किए, संस्कृत के रीति ग्रंथों से। संस्कृत के अंदर जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ थे वहाँ से इन्होंने इन सभी जो काव्य के अंग हैं इन सभी अंगों के लक्षण लिए और स्वरचित उदाहरण इन्होंने अपने आप रचे और प्रस्तुत कर दिए। तो इस तरह ये अपने कवि कर्म को भी निभाते रहे और हिंदी में आचार्यत्व की परंपरा का सूत्रपात किया। यानी आचार्य कवि कौन थे, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे। तो हिंदी साहित्य के अंदर रीतिकालीन कवियों से पहले किसी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे, इसलिए वो आचार्य नहीं थे, लेकिन इन्होंने रीति ग्रंथों का निर्माण किया तो इसलिए ये आचार्य कहलाए। आचार्य कवि वो कवि जो लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों का अध्ययन करके कोई भी सामान्य मनुष्य है वो कविता रचना करने लग जाए। तो ऐसा इन्होंने दूसरे कवियों और जनसाधारण और राजाओं को काव्य की शिक्षा देने के लिए किया। तो शिक्षा देने वाले क्या कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने काव्य की शिक्षा
जनसाधारण को, दूसरे कवियों को और राजाओं को, दरबारियों को दे तो ये आचार्य कवि कहलाए। तो इस तरह इन्होंने सबसे पहले हिंदी में आचार्यत्व की परंपरा का सूत्रपात किया। इससे पहले आचार्य जो थे वो संस्कृत के साहित्य के अंदर मिलते थे, संस्कृत के काव्य के अंदर आचार्य थे, लेकिन हिंदी के अंदर आचार्य परंपरा का सूत्रपात करने वाले ये रीति कवि थे। लेकिन संस्कृत के आचार्यों की भांति ये कवि किसी नवीन संप्रदाय की स्थापना नहीं कर पाए, इसलिए इनका आचार्यत्व धरा का धरा रह गया। यानी इन्होंने आचार्य बनने की कोशिश की, लेकिन ये आचार्य बन नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने किसी नवीन संप्रदाय की स्थापना नहीं की। नवीन संप्रदाय जैसे संस्कृत के अंदर संप्रदाय चलते थे, जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय इत्यादि, ऐसे ये किसी संप्रदाय का प्रवर्तन नहीं कर पाए, इसलिए हम इन्हें सच्चे अर्थों में आचार्य नहीं मान सकते। रीतिकाल की अगली विशेषता है नखशिख सौंदर्य का वर्णन। रीतिकाल घोर विलासिता, कामुकता और अंतर्बाह्य अंतर्कलहों का युग था। राजा रानी, दरबारी सामान्य जन, भक्त नीतिकार, अमीर उमराव सभी मानव भक्ति नीति को भूलकर विलासी कामुकता और नखशिख सौंदर्य में डूबे हुए थे। सामान्य जनता के कष्टों का किसी कवि ने वर्णन नहीं किया और ना ही करना उचित समझा। नायिका की नखशिखों का इन्होंने सरस और कामोत्तेजक वर्णन किया। नारी एवं नारी का नखशिख सौंदर्य रीतिकालीन समाज के उपभोग की सामग्री बनकर रह गया। मीरा की सी व्यग्रता, राधा की मूक साधना, सीता सावित्री की पवित्रता रीतिकाल में ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। नारी का नखशिख सौंदर्य वर्णन आज भी सामाजिक के मन को कामुक बनाता है, कलुषित बनाता है, लेकिन वह सरस भी है और श्रृंगारिक भी है। उसके पश्चात रीतिकाल की अगली प्रमुख प्रवृत्ति थी संयोग श्रृंगार एवं प्रेम चित्रण। रीतिकालीन काव्य में प्रेम का लौकिक स्वरूप ही प्रधान रहा। यानी अगर हम इससे पीछे के काल में जाते हैं, रीतिकाल से पीछे के काल में भक्ति काल जो था, भक्ति काल के अंदर जो सूफी काव्य, भक्ति काल की एक काव्य धारा थी सूफी काव्य। सूफी काव्य का आधार तत्व भी प्रेम था। सूफी काव्य पूरा का पूरा संपूर्ण रीति काव्य प्रेम के ऊपर लिखा गया है। उनको काव्यों को हम प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं, यानी प्रेम के ऊपर आधारित ग्रंथ। लेकिन वहाँ पर उनके प्रेम के अंदर अलौकिकता, आध्यात्मिकता विराजमान थी। लेकिन यहाँ रीतिकालीन काव्य में प्रेम का लौकिक स्थूल स्वरूप ही प्रधान रहा, सूक्ष्म स्वरूप नहीं। इसलिए संयोग श्रृंगार के चित्र जो हैं वो लौकिकता से भरपूर हैं। भले ही वह वर्णन राधा कृष्ण के संबोधन से युक्त ही क्यों न हो, लेकिन राधा कृष्ण की आड़ में, राधा कृष्ण की ओट में इन लोगों ने श्रृंगार और प्रेम का चित्रण किया। उसके पश्चात इसके काव्य की, रीति काव्य की अगली विशेषता है वियोग श्रृंगार। रीतिकालीन काव्य में वियोग वर्णन की भी प्रधानता रही है। सभी कवियों ने शास्त्रीय आधार पर जहाँ वियोग की अवस्थाओं, पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण और वियोगजन्य दशाओं, चिंता, स्मृति, अभिलाषा, गुणकथन, उद्वेग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, जड़ता और मरण, इन सभी से परिपूर्ण नायक नायिकाओं के प्रेम का वर्णन किया है। यानी इन्होंने, रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में वियोग श्रृंगार की चारों अवस्थाओं का और सभी 10 दिशाओं का वर्णन नायक नायिका के प्रेम के माध्यम से किया है। लोक जीवन एवं व्यवहार के अनुरूप नायिकाओं एवं स्वयं प्रेमी कवियों ने अपनी विरह की आकुलता का प्रभावी वर्णन किया है। उसके पश्चात रीति काव्य की अगली विशेषता है नायक नायिका भेद का वर्णन। रीतिकालीन कवियों ने आचार्यत्व के मोह में काव्यांगों का विवेचन संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर किया और अपनी ओर से स्वरचित और सरस उदाहरण प्रस्तुत किए। श्रृंगार रस प्रधान कविताओं में देव, केशवदास, श्रीपति, चिंतामणि, भिखारीदास आदि ने नायिका के नखशिख सौंदर्य का वर्णन किया और नायक नायिका के बीच चल रहे प्रेमालाप का वर्णन भी किया।
जाति, गुण, अवस्था, प्रकृति, स्वभाव, प्रेम आदि के आधार पर रीतिकालीन कवियों ने नायिका के अनेक भेद और प्रभेद किए और एक एक अंग पर ग्रंथ तक लिख दिए। जैसे अलख शतक, तिलक शतक ऐसे ही ग्रंथ हैं जो किसी नायिका के एक अंग को आधार बनाकर लिखे गए हैं। नायिकाओं के 3 से लेकर 384 तक भेद रीतिकाल में किए गए, जैसे नवयौवना, ज्ञात यौवना, अज्ञात यौवना, व्यसंधि यौवना, रूप गुण गर्विता, नवविवाहिता, स्वकीया, परकीया, प्रोषित पतिका, अप्रोषित पतिका, मध्या, खंडिता, अखंडिता, चंद्रमुखी, पद्मिनी, कमलिनी, नवोढ़ा, प्रौढ़ा, पूर्वानुरागिनी, शुक्लाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका, विरहोत्कंठिता, वासक सज्जा, देव गंधर्वी, गंधर्व मानुषी, सोनारिन, धोबिन, अहिरिन, कौशल वधु, राजपूती वधु, गुजराती वधु इत्यादि। यानी इन्होंने नायिकाओं के 3 से लेकर 384 जो कही जाती है रीतिकाल के कवियों के बारे में, तो वो बिल्कुल सच्चाई लिए हुए हैं कि इन्होंने नायिकाओं के 3 भेद भी किए और 384 तक भेद भी कर दिए। उसके पश्चात रीतिकाल की अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। जैसा कि आपको पता है, प्रकृति चित्रण जो है वो संस्कृत के साहित्य से लेकर, यानी आदिकाल के पहले से जो संस्कृत साहित्य चलता था, संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य, पाली साहित्य, इन सभी साहित्य से लेकर आज तक यानी आधुनिक काल तक सभी कवियों का प्रिय विषय रहा है। सभी कवियों ने कम या अधिक प्रकृति का चित्रण अपनी काव्य रचनाओं में किया है। रीतिकाल के अंदर प्रकृति की 6 ऋतुओं एवं 12 मासा का स्वतंत्र चित्रण कम मिलता है, यानी 12 मासा और 6 ऋतुओं का अलग से स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों में प्रेम को उद्दीप्त करने के लिए प्राकृतिक उपादानों का, जैसे बाघ, तड़ांग, पनघट, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, कुंज, मोर, कोयल इत्यादि, इन सब का सहारा लिया है। उसके पश्चात रीति काव्य की अगली विशेषता है भक्ति एवं नीति का चित्रण। रीतिकाल के जितने भी कवि थे उन्होंने अपने जीवन में श्रृंगारिकता को ही प्रश्रय दिया, लेकिन ये जैसे जैसे अपनी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे रीतिकाल के कवि, तो इनकी जो अंतरात्मा थी उस अंतरात्मा की आवाज़ से इन्होंने कुछ रचनाएं भक्ति से संबंधित भी लिखी, भक्ति परक रचनाएं भी इन्होंने लिखी, क्योंकि ये आजीवन घोर कामुकता और श्रृंगारिकता, संयोग वियोग श्रृंगार की काव्य रचनाएं करते रहे। तो अपने जीवन के वृद्धावस्था में जो पाप इन्होंने अपने जीवन में पापों को उद्धार करने के लिए इत्यादि काव्य रचनाएं लिखी थी। अंतिम पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने राधा कृष्ण, सीताराम, निर्गुण ब्रह्म, शिव, दुर्गा और देवी देवताओं की शरण की रचनाएं लिखी। सेनापति और केशवदास राम के भक्त थे, तो बिहारी और भिखारी दास श्री कृष्ण के आराधक थे। भिखारी दास ने निर्गुण भक्ति का महात्म्य प्रतिपादित किया, तो पद्माकर ने गंगा की स्तुति की है अपने पापों से मुक्ति की कामना के लिए। सेनापति ने कवित्त रत्नाकर की चौथी तरंग में राम की भक्ति राम कथा द्वारा प्रकट की है। रीतिकालीन कवियों में भक्ति के साथ साथ सामाजिक नीति नियमों की शिक्षा भी कहीं कहीं दी गई है। नीति नियमों यानी नैतिकता की शिक्षा, समाज के अंदर नैतिकता कैसे बनी रह सकती है, इसकी शिक्षा भी कवियों ने दी है। इन कवियों में कवि वृंद, रहीम, गिरधर कविराय इत्यादि ने शुद्ध रूप से नीति का प्रतिपादन किया है। उसके पश्चात रीति काव्य की अगली विशेषता है भाषा, छंद एवं अलंकार। रीतिकालीन काव्य की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा रही है। सभी कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम, तद्भव एवं बोलचाल के शब्दों का विषय, भाव, प्रसंग और वस्तु वर्णन के अनुसार सार्थक प्रयोग किया गया है। छंद वैविध्य कवि रुचि के अनुसार दृष्टिगोचर होता है, यानी इन्होंने कौन से छंदों का प्रयोग किया। तो हम पूरे रीतिकाल जिसका समय संवत 1700 से 1900 यानी 200 साल की काल अवधि को जो रीतिकाल अपने अंदर समेटे हुए है, उसके अंदर हम किसी
विशेष छंदों का नाम नहीं ले सकते क्योंकि यह कवि रुचि के अनुसार दृष्टिगोचर होता है। जैसे बिहारी को दोहा छंद प्रिय रहा, मतीराम ने भी दोहा छंद में सतसई लिखी, तो वहीं कवित और सवैया में रसराज और ललित ललाम लिखे। केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसके छंद वैविध्य एवं चमत्कार पूर्वक पांडित्य प्रदर्शन की तरफ इशारा किया है। प्रताप शाही, देव, चिंतामणि, भिखारी दास, श्रीपति इत्यादि चाहे रीतिबद्ध कवि हो रीति मुक्त कवि हो, सभी कवियों ने कवित सवैया में काव्य रचना की और आचार्य कर्म किया। गिरधर कविराय की कुंडलियाँ इस युग में अपनी पृथक पहचान रखती है। यानी गिरधर कविराय जो नीति के कवि थे, जिन्होंने नैतिकता की शिक्षा दी थी, उनके काव्य के अंदर हमें कुंडलिया छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकारिकता और अलंकारों का भिन्न भिन्न तरीकों से चमत्कार पूर्ण प्रयोग करते हुए इस युग के कवियों ने भाव, विषय वस्तु एवं प्रसंग में अर्थ गांभीर्य भरा है, वहीं अपने पांडित्य का प्रदर्शन भी किया है। यानी इन्होंने दिखावा भी किया है कि वो अलंकारों का प्रयोग करने में कितने सिद्धहस्त थे। शब्दालंकारों, अर्थालंकारों और उभयालंकारों में अनुप्रास के भेद, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति, विरोधाभास, विभावना, प्रतीप, मिलित, अर्थांतरनाश, ब्याज स्तुति इत्यादि के भेदोपदेयों का आकर्षक रूप में सार्थक प्रयोग किया है। कहीं अलंकार साधन स्वरूप प्रयुक्त हुए हैं तो कहीं साध्य स्वरूप प्रयुक्त हुए हैं। यानी साधन स्वरूप यानी कवि ने अपनी बात कहने के लिए अलंकारों का प्रयोग साधन के रूप में किया, और कहीं अलंकार जो है वो साध्य के अंदर प्रयुक्त हुए। यानी कवि का जो उद्देश्य है वो अलंकारों का ही वर्णन करना रहा है। तो इस तरह ये साध्य और साधन दोनों रूपों में प्रयुक्त हुए हैं। उसके पश्चात इसकी जो अगली विशेषता है रीति काव्य की, वह है काव्य रूप एवं शैली। रीतिकालीन काव्य में काव्य रचना एवं शैली के आधार पर कविता के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। रीतिकाल में प्रबंध, मुक्तक, गीति, नाट्य गीति, कवित, छप्य छंद में रचित चरित काव्य और सतसई जैसे काव्य रूपों का वैविध्य मिलता है। जैसे प्रबंध काव्य में चिंतामणि का कृष्ण चरित्र, रामायण, गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, कुलपति मिश्र का द्रोण पर्व, श्रीधर का जंगनामा, सूदन का सुजान चरित्र, पद्माकर का हिम्मत बहादुर विरुदावली इत्यादि प्रसिद्ध है। यानी ये प्रबंध काव्य की श्रेणियों में आते हैं। चरित काव्य में जिसमें महापुरुषों के चरित्र का गान किया गया है, उसमें भूषण का शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और केशव दास की रामचंद्रिका इत्यादि प्रमुख है। मुक्तक काव्य में घनानंद का सुजान सागर, पद्माकर का गंगा लहरी, प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी, बिहारी की बिहारी सतसई इत्यादि प्रमुख है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रीति काव्य के अंदर विभिन्न काव्य रूप देखने को मिलते हैं। जहाँ हम शैली की बात करते हैं तो रीति काल के अंदर काव्यांग निरूपण, नक्षिक सौंदर्य, श्रृंगार के संयोग वियोग वर्णन करते समय कवियों ने अत्युक्तिपूर्ण, अलंकारिक, सामासिक, अन्योक्ति, वर्णनात्मक और विवेचनात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। तो ये थी पूरे रीति काव्य की या रीति काल की विशेषताएं। कौन कौन सी थी? सबसे पहले क्या थी? राज आश्रय की प्रधानता। नंबर 2, रीति ग्रंथों का निर्माण एवं रीति निरूपण। नंबर 3, नक्षिक सौंदर्य का वर्णन। 4, संयोग श्रृंगार एवं प्रेम चित्रण। नंबर 5, वियोग श्रृंगार। नंबर 6, नायक नायिका भेद का वर्णन। नंबर 7, प्रकृति चित्रण। नंबर 8, भक्ति और नीति का चित्रण। नंबर 9, भाषा, छंद एवं अलंकार। और नंबर 10 पे आता है काव्य रूप और शैली। तो ये है हमारी रीति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।